25 अगस्त 2022 को मुंबई में रहने वाली 15 वर्षीय वंशिता राठौर अपने घर से स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकली थी। लेकिन जब वंशिता शाम होने तक भी घर वापस नहीं लौटी तो उसके घर वाले परेशान हो गए। इसके बाद घबराए माता पिता ने वंशिता को आसपास के इलाकों में भी तलाशा, लेकिन फिर भी उसका कुछ पता नहीं चला और आखिर थक हार कर उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर लड़की के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के आधार पर अंधेरी पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर लिया। अपहरण का केस इसलिए दर्ज किया क्योंकि लापता लड़की नाबालिग थी। और फिर 26 अगस्त को यानी एक दिन बाद नया गांव में लोगों की नज़र रेलवे स्टेशन के करीब झोपड़ियों में एक सूटकेस पर पड़ी। तो सूटकेस जिस तरह से उस जगह पर पड़ा हुआ था तो उससे देखने से यही लग रहा था कि शायद इसमें कुछ तो गलत है। और जब उन्होंने थोड़ा पास जाकर देखा तो उन सूटकेस से दुर्गंध आने लगी। इसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने तुरंत नया गांव रेलवे स्टेशन पुलिस को सूचना दी क्योंकि यह मामला हत्या का था। इसीलिए नवा गांव रेलवे पुलिस ने तुरंत फोन करके अंधेरी पुलिस स्टेशन को इनकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूटकेस के अंदर एक लाश, एक स्कूल ड्रेस और एक कंबल अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम करने के लिए भिजवा दिया गया। साथ ही पुलिस ने उस स्कूल ड्रेस की जांच करके स्कूल के बारे में भी पता लगा लिया। इनके बाद पुलिस ने उनको फोन करके थाने बुलाया। जिस लड़की के घर वालों ने 25 तारीख को अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी, पुलिस ने उन्हें बता दिया कि हमें एक लड़की की लाश मिली है, इसीलिए आप यहां आकर लाश की पहचान कर लीजिए, कहीं यहां आपकी बेटी की लाश तो नहीं है। इसके बाद वंशिता के घर वाले दिल को कड़ा करके पुलिस के पास पहुंचे, जहां उन्हें पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया। उन्होंने देखते ही पहचान लिया था यह उनकी बेटी वंशिता की लाश है, जो एक दिन पहले स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। वंशिता के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने उनको तसल्ली दी और उससे कहा कि आपकी बेटी को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम उस कातिल को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। इसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की, क्या आपको किसी पर शक है जिसने आपकी बेटी की हत्या की हो, या आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं थी। जैसे ही पुलिस ने उनसे ये सवाल पूछा तो घर वालों ने तुरंत जवाब दिया कि हाँ, हमें एक लड़के पर शक है, क्योंकि वह लड़का हमारी बेटी को परेशान कर रहा था। और हमें शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि उसी ने वंशिता की हत्या की होगी, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने उस लड़के को बहुत डांटा फटकारा था और उसे चेतावनी भी दी थी कि अगर कभी भी उसने हमारी बेटी से दोबारा मिलने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए हो सकता है उस लड़के ने ही वंशिका की हत्या की होगी। उन्होंने पुलिस को बताया कि उस लड़के का नाम संतोष है। साथ ही लड़की के घर वालों ने पुलिस को संतोष का मोबाइल नंबर भी दे दिया और उनके घर का एड्रेस भी बता दिया था। इसके बाद पुलिस ने संतोष के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश की। साथ ही पुलिस की एक टीम ने संतोष के घर पर छापा मारा, लेकिन संतोष वहां पर नहीं था और जो नंबर वंशिका के घर वालों ने पुलिस को बताया था वह नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। ये तो जाहिर सी बात है, जो कातिल है वह बचने के लिए अपना मोबाइल तो स्विच ऑफ ही रखेगा। और पुलिस के लिए यह बड़ा झटका था, क्योंकि पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। तो ऐसे में संतोष को कैसे पकड़ा जाए और कैसे उस तक पहुंचा जाए, यानी अब मुंबई पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके बाद पुलिस ने उस मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया, ताकि अगर वह मोबाइल किसी समय किसी भी जगह पर ऑन हो, उनके बारे में पुलिस को तुरंत जानकारी मिल जाए। और फिर पुलिस के इस प्रयास का परिणाम बहुत जल्दी सामने आ गया। 27 अगस्त को पुलिस ने देखा कि संतोष का मोबाइल केवल 10 सेकंड के लिए ऑन हुआ था। जैसे ही पुलिस को पता चला कि मोबाइल ऑन हुआ है
तो पुलिस ने तुरंत यहाँ पता लगाया कि मोबाइल फोन किस जगह ऑन हुआ था। लेकिन जब पुलिस ने सर्विलांस प्रोवाइडर से और दूसरे जगह से पता किया कि यह फोन कहाँ और कब ऑन हुआ है, तो उन्होंने बताया कि यह फोन मुंबई में नहीं बल्कि गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में है। इसके बाद यह पता लगाया गया कि अहमदाबाद में किस जगह है और उस टावर की लोकेशन क्या है। पुलिस को पता चला कि अहमदाबाद में रेलवे स्टेशन का जो टावर है, उस टावर से यह मोबाइल फोन मात्र 10 सेकंड के लिए कनेक्ट हुआ था और फिर स्विच ऑफ हो गया था। लेकिन जब फोन ऑन हुआ था तो वह 5:20 का समय था। अब पुलिस को लगने लगा कि हो सकता है संतोष और विशाल ये दोनों किसी ट्रेन में बैठकर मुंबई से अहमदाबाद पहुंचे होगा और अहमदाबाद में ही उतरकर कहीं छिपने की कोशिश कर रहे होंगे। इसके बाद नवागांव पुलिस ने अहमदाबाद पुलिस से संपर्क किया और इसके बाद अहमदाबाद पुलिस ने रेलवे स्टेशन और उसके आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, यानी होटल, लॉज, रास्तों पर, पुलिस ने उन सभी को चेक करना शुरू किया। लेकिन आपको यहाँ जानकर हैरानी होगी, इतनी मेहनत और इतने मकसद करने के बावजूद भी पुलिस को गुजरात में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पास किसी भी सीसीटीवी में वो दोनों नजर नहीं आए। न तो वो ट्रेन से उतरते हुए दिखाई दिए, न ही बाहर जाते हुए दिखाई दिए थे और न ही किसी लॉज में या रेस्टोरेंट या होटल, यानी कहीं पर भी किसी सीसीटीवी फुटेज में वो लड़के नजर नहीं आ रहे थे। अब पुलिस के लिए उन्हें पकड़ना बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था, क्योंकि पुलिस को अब यहाँ समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वहाँ लोग गुजरात गए थे तो फिर गुजरात में कहाँ गायब हो गए। खैर, पुलिस ने भी पूरी मेहनत और ईमानदारी से जांच कर रही थी। जांच करते हुए पुलिस इस नतीजे पर पहुंची, उस समय बसई से एक ट्रेन अहमदाबाद से होते हुए राजस्थान की ओर जाती है। वह ट्रेन बेंगलुरु कर्नाटक से चलती है। इसीलिए हो सकता है कि दोनों लड़के उसी ट्रेन में सवार होकर गुजरात से होते हुए राजस्थान की ओर निकल गए हो, क्योंकि सुबह जब संतोष का मोबाइल फोन 10 सेकंड के लिए स्विच ऑन हुआ था, वहां समय उस ट्रेन के अहमदाबाद में रुकने का समय था। और जब पुलिस समझ गई कि वहां दोनों लड़के प्लेटफार्म पर नहीं थे बल्कि वो दोनों ट्रेन में ही बैठे थे, जो बेंगलुरु से वसई होते हुए राजस्थान की ओर जा रही थी। जब यह ट्रेन कुछ देर के लिए अहमदाबाद में रुकी थी तो इत्तेफाक से उसी समय संतोष का मोबाइल फोन 10 सेकंड के लिए ऑन हो गया था। इसके बाद पुलिस ने वसई से लेकर गुजरात से राजस्थान की ओर जहां तक वहां ट्रेन जाती है उस पूरे रूट की चेकिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस ने जब रेलवे स्टेशन के कैमरे को खंगाला तो उन्हें वहां से एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस ने देखा कि वहां दोनों लड़के वसीता की हत्या करने वाले दिन ट्रेन में चढ़ते हुए सीसीटीवी कैमरे में तो साफ नजर आ रहा था। संतोष और विशाल इंजन के पिछले वाले डब्बे में चढ़े थे और अब पुलिस को इस जांच में एक महत्वपूर्ण सुराग मिला, जिसमें पुलिस को यह पता चल गया कि वहां दोनों कौन सी ट्रेन में और किस डिब्बे में सवार हुए थे। नया गांव पुलिस ने यह सारी जानकारी अहमदाबाद और उसके आगे जितने भी रेलवे स्टेशन थे उन सभी रेलवे स्टेशनों में उनकी सूचना पुलिस को दे दी और उन्हें कहा कि आप लोग सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए, हो सकता है इनमें से कोई लड़का आपको नजर आ जाए। उस इलाके में जितने भी रेलवे स्टेशन थे पुलिस वहां के सीसीटीवी कैमरे को चेक करती रही, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मुंबई पुलिस ने सोचा कि आखिर यहाँ दोनों लड़के अहमदाबाद गुजरात से राजस्थान की तरफ क्यों गए हैं, ये किसी और दिशा में क्यों नहीं गए। जब पुलिस ने इस एंगल से जांच की तो पुलिस को पता चला कि संतोष उसकी दादी अहमदाबाद से 146 किलोमीटर दूर पालनपुर में रहती हैं। पुलिस को जब ये जानकारी मिली तो पुलिस को यकीन हो गया था कि हो न हो वह दोनों पालमपुर रेलवे स्टेशन पर ही उतरे होंगे। इसके बाद पुलिस ने पालमपुर रेलवे स्टेशन से संपर्क किया
कि आप एक बार सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए और अगर वहां दोनों लड़के आपको नजर आ जाए तो इनकी जानकारी हमें दे। इनके बाद रेलवे पुलिस सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है, लेकिन वहां से किसी भी सीसीटीवी में ये दोनों लड़के ट्रेन से उतरते हुए दिखाई नहीं दिए, या फिर वो दोनों ट्रेन से उतरकर किसी और रास्ते से निकल गए हो और पुलिस को पता भी नहीं चला। इसके बाद मुंबई पुलिस की एक टीम पालमपुर पहुंची और उन्होंने संतोष की दादी के घर पर छापा मारा, लेकिन संतोष वहां भी नहीं मिला। इसके बाद दादी से और घर के अन्य लोगों से भी पूछताछ की गई, लेकिन दादी ने साफ इनकार कर दिया। बल्कि दादी उल्टा पुलिस वालों से ही पूछने लगी, क्या बात हो गई है, हमें तो कुछ पता ही नहीं, न ही संतोष यहाँ आया है। लेकिन पुलिस को संतोष की दादी के बातचीत करने के तरीके से शक होने लगा कि शायद यह बुजुर्ग महिला अपने पोते को बचाने के लिए और उसके जुर्म पर पर्दा डालने के लिए झूठ बोल रही है। लेकिन जब तक संतोष अरेस्ट नहीं हो जाता तब तक पुलिस उस बुजुर्ग महिला के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि दादी सच बोल रही हो। खैर, कई दिनों बाद जब पुलिस को लगा कि अब मामला थोड़ा ठंडा पड़ चुका है, तो पुलिस ने एक बार फिर से उनकी दादी के घर पर तस्तीब दी। लेकिन इस बार भी पुलिस को निराशा ही मिला, क्योंकि वहां पर न तो उन्हें संतोष मिला और न ही उसका दोस्त विशाल। इधर उसकी दादी ने फिर से वही जवाब दिया कि उसे नहीं पता है संतोष कहाँ है। आप लोग पता नहीं क्यों यहाँ आकर हमें परेशान कर रहे हो। इसके बाद मुंबई पुलिस निराश होकर पालमपुर से वापस लौटने की तैयारी कर रही थी कि तभी पुलिस के पास एक गुमनाम नंबर से फोन आया और उस यहाँ बताया कि करीब 20 से 22 साल के दो लड़के उन्होंने पालमपुर में उसी महिला के घर देखा है, जिस महिला के घर पुलिस की टीम 2 बार छापा कर चुकी है। पुलिस ने उस आदमी से पूछा कि आप कौन हैं। शुरू में तो पुलिस को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताने से इनकार कर रहा था, लेकिन जब पुलिस ने उसे भरोसे में लिया तो उसने अपनी पहचान बताई दी। दरअसल उस व्यक्ति का संतोष की दादी से प्रॉपर्टी को लेकर कुछ झगड़ा चल रहा था। यानी एक तरह से देखा जाए तो पुलिस को जिस व्यक्ति ने फोन किया था वह व्यक्ति संतोष की दादी का दुश्मन था, और जब उसको लगा कि बदला लेने का यही सही मौका है तो उसने यही सोचकर पुलिस को फोन करके सूचना दे दी थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने एक बार फिर संतोष की दादी की घर पालमपुर पर तस्तीब दे दी। इस बार संतोष और विशाल दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए और इस तरह संतोष और विशाल को पुलिस ने पालमपुर में अरेस्ट कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों को मुंबई लाकर उनसे कड़ाई से पूछताछ की तो वो दोनों जल्द ही टूट गए। संतोष ने वंशिता की हत्या का जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि इस कहानी की शुरुआत सोशल मीडिया से हुई थी। ऐसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 15 साल की वंशिता की मुलाकात संतोष से हुई। वंशिता और संतोष दोनों ही मुंबई में रहने वाले थे। वंशिता की सोशल मीडिया पर हर एक दिन संतोष से बातें होती थी। इसी तरह बातचीत और चैटिंग करते करते वह दोनों बहुत जल्दी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और फिर धीरे धीरे वंशिता और संतोष एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। संतोष के दोस्त विशाल का घर जुहू में था और उसी घर में संतोष अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड वंशिता राठौर के साथ जाता था और दोनों वहां पर एक साथ समय बिताते थे। यह सिलसिला पिछले कई महीनों से चल रहा था। इसी बीच एक दिन वंशिता के घर वालों ने संतोष और वंशिता को एक साथ कहीं जाते हुए देख लिया, जिसकी वजह से वंशिता के परिवार वाले आग बबूला हो गए। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी को संतोष ने बहका दिया है और बहला फुसलाकर उसे अपने साथ लेकर घूम रहा है। तो इस बात पर लड़की के घर वाले बहुत गुस्सा हो गए। इसके चलते उन्होंने संतोष की अच्छी तरह पिटाई कर दी
उस दिन संतोष खून का घूंट पीकर रह गया था, लेकिन उसने मन ही मन सोच लिया था कि वह इस अपमान का बदला जरूर लेकर रहेगा। उधर वंशिता ने भी अब उससे पूरी तरह से दूरी बना ली थी। न तो अब वह उनसे मिलने जाती थी और न ही उससे फोन पर बात करती थी, जिसकी वजह से संतोष और भी ज्यादा परेशान हो गया। इसके बाद संतोष अपनी गर्लफ्रेंड वसीता से आखिरी बार मिलने को कहता है कि प्लीज मुझे आखिरी बार मिल लो। संतोष ने कहा कि मैं जानता हूँ तुम्हारे घर वाले ने तुम पर पाबंदी लगा दी है। मेरे साथ भी तो उन्होंने मारपीट की थी, लेकिन फिर भी मैं कि हमारा प्रॉपरली ब्रेकअप हो। वसीता मिलना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जब संतोष बहुत ज्यादा दबाव बनाने लगा तो वसीता मान गई। ठीक है, मैं आखिरी बार तुमसे मिलने के लिए आती हूँ, लेकिन यहाँ आखिरी बार होगा क्योंकि मैं अपने परिवार वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। उधर वंशिता के घर वाले अपने बेटी को ढूंढ रहे थे क्योंकि वंशिता स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। उधर संतोष उसे अपने दोस्त विशाल के जुहू वाले घर पर ले आया, जहां वहां पहले भी मिला करते थे। इनके बाद संतोष वंशिता को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वंशिता हर बार एक ही जवाब देती है कि वह अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। उधर संतोष भी वंशिता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। उनके मन में बदले की आग तो पहले ही भड़क रही थी, फिर भी वह चाहता था हमारा रिलेशनशिप पहले की तरह ही चलता रहे। लेकिन वंशिता संतोष की पिटाई के बाद बहुत ज्यादा घबरा गई थी और वह तय कर चुकी थी कि अब वह संतोष के साथ रिलेशन में नहीं रह सकती। बस इसी बात को लेकर वंशिता और संतोष के बीच झगड़ा बढ़ जाता है और संतोष तो पहले से ही यहाँ सोचकर आया था कि अगर वंशिता ने मिलने से इनकार कर दिया तो उसे जान से मार डालेगा। इसीलिए वहां चाकू भी अपने साथ लेकर आया था। इसके बाद उसने अपनी जेब से चाकू निकालकर वंशिता पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। और जब वह अपनी गर्लफ्रेंड पर हमला कर रहे थे, तब उसका दोस्त विशाल भी पास वाले कमरे में ही मौजूद था। जैसे ही विशाल ने चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी, तो वह भी कमरे से बाहर आ गया। इसके बाद विशाल ने वंशिता को पकड़ा और संतोष ने ताबड़तोड़ चाकू से वार करके वंशिता की हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने वंशिता की ड्रेस चेंज की ताकि वंशिता के कपड़े से उनकी पहचान न हो पाए। इसीलिए उन्होंने वंशिता को विशाल के कपड़े पहना दिए। इसके बाद उन्होंने एक बड़े से सूटकेस में उनकी लाश भर दी। लेकिन इसे उसकी बेवकूफ़ी ही कह लीजिए। जिस पहचान को छिपाने के लिए उन्होंने लड़की के कपड़े बदले थे, वह सारा कपड़े भी उन्होंने उसी सूटकेस में डाल दिए, जिस सूटकेस में उन्होंने वंशिता की लाश रखी थी। और फिर उस सूटकेस को उन्होंने अच्छी तरह से पैक किया। इसके बाद वह दोनों उनकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए निकल गए। पहले वहां अंधेरी पहुंच और अंधेरी से विरार की ओर जाने वाली लोकल ट्रेन में सवार हो गए। इसके बाद वहां दोनों मुंबई में विरार के रास्ते पर नया गांव में उतर गया। नया गांव में उतरने के बाद वह दोनों वहां से थोड़ा दूर आगे परेर नगर में पहुंचा। वहां पर उनको घने जंगल दिखाई दिए, क्योंकि वह जगह आबादी से थोड़ी दूरी पर थी। इसीलिए उसी जंगल में उन्होंने उस सूटकेस को फेंक दिया जिसमें वंशिता की लाश थी। सूटकेस फेंकने के बाद संतोष और विशाल दोनों फिर से वापस रेलवे स्टेशन आ गए और ट्रेन में बैठकर वहां से पालमपुर के लिए निकल गए। विशाल और संतोष ने इस पूरे बयान के आधार पर उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार की गई। इनके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। हालांकि यह केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और दोनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा जरूर दी जाएगी। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसे लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।